गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल वीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ जो है भिंगे चुका नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उससे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ कि मैंने सुबह सुबह शियांगवन, वेंक्शन और हमारी वेंजू जो है शेयर कर दी थी। और गाइस सारी स्टोरीज़ के लिए आज आप हेडफोन्स का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सारी स्टोरीज़ में थोड़ा थोड़ा स्मार्ट चैप्टर है। तो आई होप आपको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। लो भिंगे जो था वो हमारे शनचिंचू के ऊपर था, उसके साथ थोड़ी ज़बरदस्ती कर रहा था। तो शनचिंचू ने उसके एब्डोमेन में ज़ोरदार एक हिट किया होता है। लो भिंगे कम्प्लीटली सिंगल साउंड के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। ऑनेस्टली स्पीकिंग शनचिंचू जो था वो एक्चुअली उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास पंच मारने के अलावा और चारा भी क्या रह गया था। और उसने बहुत तेज उसे पंच जो है मारा था, मुक्का मारा था। और वो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं दबा देना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत दिनों से गुस्सा आ रहा था। और सडनली जो सिस्टम है वो बीप करने लगता है। शनचिंचू जो है वो जानता था कि लुओ भिंगे एक मैसोचिस्ट है, यानी कि उसे दर्द से ही प्यार मिलता है, सुकून मिलता है। और अगर वो ऐसे ही उसे अब्यूज़ करेगा तो ये जो हमारा लो भिंगे है वो कहीं ना कहीं कूल हैप्पी होता रहेगा। और उसे मारने पे उसे 500 कूल पॉइंट भी मिलते हैं। सिस्टम जब ये चीज़ अनाउंस करता है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि ये कैसा बच्चा उसने रेस किया है, किस तरह से उसने इस स्टूडेंट को अपने को पाला है कि उसे इस तरह की एक्टिविटी से प्लेजर मिलता है। और ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी उसके लिए। शनचिंचू जो है वो बस चीज़ों को अच्छे से लेमिनेट करना चाहता था। और वो जानता था कि ये जो रिज़ल्ट है ना, जो भी उसने उस बच्चे को सिखाया है वो फेल हो चुका है। लो भिंगे उसके साथ खेलना बंद नहीं करता, वो अपने राइट हैंड से उसे पुश करता है। शनचिंचू एक्सीडेंटली बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने हाथ में गैदर करता है और अपने हथेली के थ्रू सप्रेस करने की कोशिश करता है। वहाँ की जो सीलिंग होती है वो पूरी शेक करने लगती है और वो स्मैश कर देना चाहता था हर चीज़ को वहाँ पर रूम में, क्योंकि लुओ भिंगे अभी भी उसके ऊपर आया हुआ था। वो अपने नीचे की जो डस्ट थी उसे हटा देना चाहता था। लुओ भिंगे ने अभी भी पूरी तरह से उसकी बॉडी को जकड़ा हुआ था, उसके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। शनचिंचू के आउटर रोब्स को उसने अपने हाथों से पकड़ लिया था और वो इजी नहीं था। वो उन्हें फाड़ रहा था और कह रहा था, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, मारिए मुझे। और ऐसा केस है तो डोंट वरी शिजुन, मैं मरूंगा नहीं। ये डिसिपल जो है वो आपकी टीचिंग का बहुत अच्छे से जानता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। मैंने आपकी टीचिंग को बहुत अच्छे से सीखा है। उसकी स्माइल जो थी वो हाइड नहीं कर सकती थी कि वो कैसे अपने शिजुन को तड़पाने में कितना मज़ा ले रहा है। शनचिंचू जो है वो भूल गया था कि उसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है। उसका दिल कहीं ना बहुत अजीब सा फील कर रहा था, बट वो अपना हिलना डुलना रुक नहीं पा रहा था। लुओ भिंगे उसे कोई चांस नहीं देता है कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, अफेक्शन ना दिखाए। और सडनली वो शनचिंचू के जो रोप थे उन्हें फाड़ देता है और वो धीरे से एक हाथ से जो शनचिंचू की कमर होती है उसे पकड़ लेता है, उसके स्किन को टच करने लगता है। शनचिंचू जो है वो एक मोमेंट के लिए पिघल ही गया था, लेकिन एकदम से वो सोचता है कि फिर से वो लुओ भिंगे को नॉकआउट कर दे और वो ज़ोर से चिल्लाता है, तुम जानवर कहीं के। लुओ भिंगे कहता है, अगर ऐसा केस है तो मुझे तो लगता है शिजुन को लगता होगा कि मैं तो जानवर से भी बेहतर हूँ, तो क्यों ना मुझे जानवर जैसा ही एक्ट करना चाहिए। और जैसा शिजुन को लगता है कि अगर मैं उससे बेहतर हूँ तो मुझे वैसे ही एक्ट करना चाहिए। शनचिंचू को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वो हंसे रोए कहाँ जाए। लेकिन एकदम से उसका विजन ब्लरी होने लगता है और उसके हाथ से जो शिवा स्वॉर्ड होती है उसकी वो गिर जाती है ठड करके ग्राउंड के ऊपर। ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लिया हो और उसकी बॉडी एकदम से स्टिफ हो जाती है। लुओ भिंगे स्टॉप हो जाता है मूव करना और वो एकदम से पलके झपका के देखता है कि शनचिंचू को क्या हो गया। उसने अपने जो सिर था उसे बहुत जोर से पकड़ लिया था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फट जाएगा, कोई चीज़ है जो उसकी बॉडी से उसकी आत्मा को खींच रही हो। और वो जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखने के बाद जो लुओ भिंगे होता है वो पहले तो सोचता है शायद कोई ड्रामा कर रहा है या फिर इस काले अंधेरे में उसके शिजुन से मस्ती कर रहा है। लेकिन वो देखता है कि जैसे उसकी पूरी बॉडी कहीं से
कोई इंसान उसकी पूरी बॉडी को किसी अंधेरे में खींच रहा हो। लुओ बिंगे अब चिंता करने लगा था कि उसके शिजुन को क्या हुआ है। वो आराम से उठ के बैठ जाता है और उसका एक हाथ उसके शिजुन को पकड़ लेता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेनचिंचू जो है जब उसे पकड़ेगा तो वो अपने आप को छुड़ाने के लिए यूज़ नहीं करेगा कोई भी चीज़। शेनचिंचू जो है वो अपने सिर को ज़ोर से पकड़ लेता है और फ्लोर पे गोल गोल घूमने लगता है, जैसे मानो उसके कानों में कोई ज़ोर ज़ोर से कुछ चिल्ला रहा हो। उसके सिर में से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके सारे वो अपने हाथों से अपने सिर को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, जैसे मान लो कोई उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच के फाड़ कर निकाल रहा हो। और उसे समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। ऐसे जैसे ना जाने हेवेंस ने उसके ऊपर बहुत बड़ा करंट छोड़ दिया, और बिल्कुल ऐसे था, या फिर कोई उसकी सोल को बिल्कुल फाड़ के उसके शरीर में से निकालने वाला हो। लो बिंगे एकदम से पैनिक हो जाता है और कहता है, शिजुन शिजुन, मैं सिर्फ आपको डराना चाहता था, इस चीज़ को सीरियसली मत लें। क्या हो गया है आपके साथ? शेनचिंचू की बॉडी एक तरह से इधर उधर उसकी बाहों में घूम रही थी और वहाँ पर शेनचिंचू खुद को बचाने की बजाय उसे इतना दर्द हो रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लुओ बिंगे देने की कोशिश करता है शेनचिंचू की बॉडी में कि क्या कुछ गलत हो गया है। वो जांचने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगता। लेकिन शेनचिंचू जिस तरह से चिल्ला रहा था और रो रहा था, बिल्कुल टेरिफाइंग लग रही थी वो चीज़ें। और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी के अंदर, उसके ब्रेन के अंदर कोई चीज़ है जो उसे बहुत दर्द दे रही है। लुओ बिंगे हर मेथड को यूज़ करता है लेकिन कोई भी मेथड काम नहीं आता। शेनचिंचू की पल्स जो थी एकदम से धीरे धीरे रुकने लगती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और लुओ बिंगे इस वक्त डर के मारे हिलने लगता है, घबराने लगता है, ट्रम्बल करने लगता है और वो ज़ोर से अपने जो शिजुन होता है उन्हें पकड़ता है। वो ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं पकड़ पाता। वो आधे घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने घुटनों के बल गिर जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, सभी के सभी यहाँ आओ। शेनचिंचू तभी अपनी आंखें खोलता है लेकिन उसकी जो भी जैसे ही वो आंखें खोलता है सब कुछ उसके सामने ब्लैक हो गया था। उसका दिल जो था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। क्या वो मर गया है? क्या वो ब्लाइंड हो गया है? क्योंकि वो अपने हाथ को जैसे ही किसी चीज़ को छूने की कोशिश कर रहा था वहाँ सब कुछ काला था, कुछ नहीं दिख रहा था। और जैसे ही वो अपने हाथ को बढ़ाता है उसकी फिंगर किसी सॉलिड बैरियर से जाके टकराती है। शेनचिंचू स्टार्टेड करता है अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना और वो गैस करता है अपने माइंड में कि वो करंटली किसी छोटी सी चीज़ के अंदर बंद है और उसे किसी छोटे से स्टोन बॉक्स के अंदर रखा गया है। वो धीरे से स्टोन बॉक्स की जो वॉल थी उन्हें निहारने लगता है। वो बहुत ज़्यादा आइस कोल्ड थी और वो जांचने लगता है कि वो किस चीज़ के अंदर है या क्या चीज़ है जिसके साथ मतलब उसे जहाँ रखा गया है। और वो धीरे धीरे हर चीज़ को टच करके महसूस करके जाना चाहता था कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था, वहाँ इतना अंधेरा था कि उसे नहीं पता था कि वो कहाँ है, किधर है, किस कंडीशन में है। और वो सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस भी रुक रही हो, उसे सांस भी ना आ रही हो, क्योंकि वो किसी चीज़ में, किसी छोटी सी चीज़ में जाकर बंद था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। अभी तो वो लुओ बिंगे की बाहों में था, अचानक से वो ऐसी कौन से प्लेस में आ गया है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी उसे इतना ज़्यादा सिर में दर्द था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में से स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं, उसकी खुद की जो सोल है वो भी निकाली गई हो। वो सडनली अपने हाथों को ऊपर की तरफ देखता है, वो 2 से 3 बार उस चीज़ को हिट करता है, बैंग की आवाज़ आती है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो फिर से ज़ोर से उस पर मारता है और तब जो भी चीज़ थी उस डार्क में वो चीज़ हट जाती है। वो धीरे से सांस लेता है जैसे उसे सांस ही ना आ रही हो और वो डिस्कवर करता है कि एक्चुअली उसके आसपास जो चीज़ें सर्कुलेट हैं वो काफ़ी टाइम से हैं और वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया है। वो लोअर करता है अपने सिर को, नीचे की तरफ देखता है और वो देखता है एक्चुअली वो एक कॉफ़िन के अंदर था। जब वो उस कॉफ़िन बॉक्स को तोड़ देता है तब वो देखता है कि वो स्टोन कॉफ़िन था और वो पूरी बॉडी जो है वो उसकी वाइट जेड की तरह लग रही थी। वो नीचे की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो कॉफ़िन के ही आसपास था। जैसे ही वो आसपास देखने लगता है वो देखता है कि वो एक स्टोन रूम के अंदर है और ये जो कॉफ़िन था उसे धीरे से वहाँ पर उसकी जो लिड थी
उसने उसे तोड़कर मिडल रूम के डस्टी ऑब्जेक्ट्स को देखने लगता है। वहाँ बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी और सारे के सारे वेपन्स थे, स्क्रॉल्स थे, बॉटल्स थी, जार थी और सब पे एक धूल की मोटी परत जमी हो। वहाँ पर ना जाने कितने जेम्स, ज्वेलरी पड़ी हुई थी और उस जगह के आसपास को देखने पे उसे पता चल रहा था कि वहाँ पर डीमंस की बहुत ज़्यादा वाइल्ड सी फ़ोटोज़ बनी हुई हैं जो उन दीवारों पर जैसे लग रहा हो वो नाच रहे हैं। ये होली मौसलियम था और शेनचिंचू जो है वो इस कंक्लूजन पे पहुँचता है और वो इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अनकॉन्शियसली वो अपना सिर नीचे करता है। तभी उसे एक अनदर न्यूज़ भी मिलती है कि उसकी बॉडी नो लॉन्गर सन मून ड्यू फ्लावर सीड के अंदर अब नहीं है। ये शेनचिंचू की ओरिजिनल बॉडी है जिसे होली म्यूजियम में रखा गया था और वो याद करता है कि यहाँ पर तो मरे हुए लोगों को रखा जाता है, जो लोग स्पेशली जो डीमन रिल्म से हुआ करते थे। शेनचिंचू जो है वो देखता था कि वहाँ पर होली कॉप्स पड़ी हुआ करती थी उस म्यूजियम में और वो सोल रिकॉल एरे को जो है तोड़ने की कोशिश करता है या एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और वो ड्रैग करता है अपनी न्यू बॉडी में। वो कैसे आ गया इस होली म्यूजियम में? डीमन रेस के फॉरबिडन एरिया भी हैं और ये प्लेस जो है वो सुप्रीम रूलर यहाँ पर रेस्ट करते हैं अपनी डेथ के बाद। तो ये ऐसे कैसे हो गया कि इतनी हाई पोजीशन पे वो मरने के बाद पहुँचा है? क्या शेनचिंचू जो है वो उसे यहाँ भेजा है? क्या वो मर चुका है? क्या उसकी सोल जो है उसकी बॉडी को छोड़ने के बाद यहाँ आ गई है? या फिर ये कैसा लूप होल है, उसे समझ नहीं आ रहा था। शेनचिंचू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी टेस्ट करने की कोशिश करता है और वो स्मूथली उसकी बॉडी में घूम रही थी। क्या इतना इजी था? लुओ भिंगे ने 5 साल उसकी बॉडी को मेरिडियन सिस्टम में रिस्टोर करने के लिए 5 साल लगाए थे। क्या उसकी बॉडी ने वो विदाउट अ कर, यानी कि जिस चीज़ का इलाज नहीं हो सकता था वो वाला भी जो पॉइजन था उसे फिर से अपनी बॉडी से निकाल दिया था? ये सिस्टम उसके जो सिम्टम है वो वापस आ सकते थे। एक बार सोल जो है कोई ऑक्यूपाई कर ले और रिमूव कर दे किसी बॉडी में से, स्पेशली ड्यू फ्लावर सन सीड के द्वारा, सन मून ड्यू फ्लावर सीड के द्वारा, तो क्या फिर से वो बॉडी जो है वो लुओ भिंगे के लिए इतना आसान था उसकी बॉडी को रेस्क्यू करना, बचा के रखना और उसे उसकी अपनी ओरिजिनल बॉडी में लाना? तभी शेनचिंचू जो है उसे एक सिस्टम से नोट आता है कि अब प्लॉट होल जो है फिलिंग की बारी आ गई है। वो ध्यान से सुनता है और कहता है ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। इस वक्त वो टॉम रूम के अंदर था, यानी कि जहाँ लाशें रखी जाती थी। वो धीरे से चलता है और रिकॉल करता है अपनी ओरिजिनल वर्जन को जब उसने होली म्यूजियम के बारे में पढ़ा था। वो हाउस जो है डीमन रिल्म के अंदर है और यहाँ पर अंडरग्राउंड ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ दफन है, कितने सारे राज हैं और ये कस्टम जो है वो कंप्लीट करता है ऑपोजिट ह्यूमन रिल्म के। यहाँ पर ना जाने कितने सारे ट्रैप हैं जो इस मौसोलियम के अंदर हैं और ना जाने कितने सारे खजाने हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है और सिस्टम से इविल वॉइस आती है आसपास, जैसे कोई इंसान इस टॉम के आसपास घूम रहा है और वो शायद कोई अंधा ही इंसान होगा जो इस अंधेरे में घूम पाएगा, जो टॉम के आसपास घूम रहे थे। शेनचिंचू जो है वो अभी अपनी हथेलियों पे आग नहीं जलाता क्योंकि वो जानता था, वो अपनी सांसें भी रोक के रखे हुए था कि यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती थी जो उसे हार्म कर दे, और वो सांस भी नहीं ले सकता था क्योंकि वो ह्यूमन रिल्म से आया हुआ एक कल्टिवेटर था और ये डीमन रिल्म की प्रॉपर्टी थी। वो अभी ज़्यादा सोचता भी नहीं है, तभी एक थिन और वीक फिगर उसके सामने अंधेरे में से आती है और वो क्लोजली जब उस चीज़ को देखता है तो वो और कुछ नहीं बल्कि ब्लाइंड कॉप्स थे, यानी कि लाशें थी। और वो गाइस ब्लाइंड नहीं होते, बस वो इन चीज़ों को देख नहीं पाते और वो जो बॉडी थी वो ग्रीन कलर की रोशनी को कहीं ना कहीं महसूस कर पाती थी। ये लोवेस्ट लेवल था डेमोनिक क्रिएचर्स का जिसे होली म्यूजियम में ही रखा जाता था। ये ब्लाइंड कॉप्स थे। ब्लाइंड कॉप्स जो है उनका वर्ड ब्लाइंड जो है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने में
कमी छोड़ देते थे। और वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर, बहुत सारी चीज़ों के तरीके के लोग, मॉन्स्टर किस्म के डीमंस रहा करते थे, जिनकी बहुत ज़्यादा आइज़ हुआ करती थी और वो सारी आइज़ यूज़लेस थी। जो ब्लाइंड कॉर्प्स थे उनकी आइज़ जो थी वो पॉइंटलेस थी और वो होली म्यूजियम के आसपास घूमते रहा करते थे, पेट्रोल किया करते थे पूरे दिन। और उनकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। वो यहाँ पर अक्सर घूमा करते थे और देखा करते थे कि कोई उस म्यूजियम में कोई नुकसान ना पहुँचाए। और ये बहुत ज़्यादा स्कैरी मॉन्स्टर तो नहीं थे। शिनचिंचू सोचता है कि ये जो ब्लाइंड कॉर्प्स हैं वो उसके आसपास आ रहे हैं और वो अपनी साइड से स्लिप हो जाता है और हल्की सी लाइट वहाँ पर जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये लाइट डार्क ग्रीन लाइट थी जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है और ज़्यादा रोशनी फैलाती है और ये पूरी टॉम के पासरवे को ब्राइट ग्रीन कलर में दिखती है। और जो ब्लाइंड कॉर्प्स थे वो कहीं ना कहीं अटेंटिव हो जाते हैं और वो अपने सिर को मोड़ लेते हैं और सारे के सारे जो है फेस 4-5 कॉर्प्स के वो स्ट्रेट शिनचिंचू की तरफ उनकी आई बॉल्स जो हैं वो देखने लगती हैं और लास्ट ब्रीथ कैंडल वहाँ जलती है और वहाँ से आने वाले लोग जो हैं वो हमला करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ब्लाइंड कॉर्प्स जो थे वो प्रोवोक हो चुके थे इस लाइट के थ्रू। शिनचिंचू जो है वो ब्लाइंड कॉर्प्स को हवा में उड़ाकर एक झटके में फेंक देता है, लेकिन उसे पता था यहाँ पर लास्ट ब्रीथ कैंडल भी यूज़ हो रही है जो कि लिविंग पर्सन की ब्रेथ जो होती है उसे एक तरह से फ्यूल करती है और जब वो सांसें लेगा तो वो लास्ट ब्रेथ कैंडल जो है वो और ज़्यादा एक्साइटेड होगी और हमला करेगी। उसे एक टॉय वाला फील हो रहा था जो कि कभी यहाँ जा रहा था कभी वहाँ जा रहा था और वो पेयर्ड हो चुका था कहीं ना कहीं ब्लाइंड कॉर्प्स से, उनसे लड़े जा रहा था। होली म्यूजियम जो था इसमें न जाने कितने राज छुपे हुए थे। ब्लाइंड कॉर्प्स जो थे वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे और वो मर रहे थे। वहाँ पर कैंडल की लाइट डिम होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके डिम होती है। फॉर एग्जांपल जहाँ ज़्यादा लाइट सेंसिटिव ब्लाइंड कॉर्प्स आएंगे वो ऑलरेडी भरते जाएंगे और एंटायर जो टॉम है वो पूरा का पूरा भर जाएगा। शिनचिंचू ये समझता था कि टॉम पासरवे जो है, टॉम पैसेज वे जो हैं वो इनसाइड रहे एक रूम के, स्पेशली वो इम्पोज करते थे कॉफिन की सिटिंग को जो कि मिडल एरिया में ही रहे। किसी रूम में भी जो भी कॉफिन है यानी कि जो भी जहाँ पे भी लाश रखी जाती है वो एक मिडल एरिया में ही रहे। और जो मटेरियल था वो आगे चलता है और एक रूम में पहुंचता है। वहाँ पर भी डस्ट जमी हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी रूम के बीचों बीच एक कॉफिन होता है, लेकिन इसका जो मटेरियल था वो डिफरेंट था। शिनचिंचू जो है वो उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो चीज़ें नहीं हिलती। तभी वो लिड पे नॉक करता है और कहता है क्या मैं इस कॉफिन को टेम्परेरी अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। तभी आवाज़ आती है अपने आप को खुद से मदद कीजिए। और शिनचिंचू जो है वो कहीं ना कहीं डर जाता है क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि एक कॉप्स उससे बात करेगा। वो अपनी पैरों को घुमाता है और वो बहुत सारे ब्लाइंड कॉप्स को एक के ऊपर एक फेंक देता है, लेकिन वो स्टोन कॉफिन से उतरता है। वो धीरे से उस पर चढ़ जाता है और 2 स्टेप लेते ही वो न जाने कितने एक्सप्लोजिव अटैक्स करता है सीलिंग पे। वो चाहता था कि वहाँ की जो सीलिंग है ना वो गिर जाए, जिसके नीचे दब के ना जाने कितने ब्लाइंड कॉप्स जो हैं वो मर जाए और उसके बाद वो यहाँ से भागने में कहीं ना कहीं कामयाब हो। और सडनली उसे बाहर से म्यूजियम हॉल से एक आवाज़ आती है। वो किसकी है वो नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहें और वो कैसे इस होली म्यूजियम में आ पहुंचा और उसकी अपनी बॉडी में वो कैसे आया है और किसने उसे समन किया है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाले एपिसोड्स को बहुत ध्यान से सुने। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने कोई भी एपिसोड स्किप किया है तो प्लीज़ उससे जाके सुन लें, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है जो आगे फ्यूचर से कनेक्ट करती है। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा सारी नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लग रही है बिंगेचू की स्टोरी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या शिजुन को एहसास नहीं है लुओ भिंगे के प्यार का, तो मैं बता दूँ
शिजुन को एहसास है, लेकिन वो ऐसे वर्ल्ड से आया था जहाँ पे वो स्ट्रेट था और उसने लुओ भिंगे को हमेशा 3000 रानियों के बीच में देखा। तो वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि लुओ भिंगे एज अ गे यहाँ पर बन चुका है, और वो खुद भी खुद को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर उसके मन में लुओ भिंगे के लिए सिंपैथी, प्यार नहीं होता तो वो खुद को इतना तबाह नहीं करता। तो उसके मन में प्यार है, बस रियलाइजेशन नहीं है। तो आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।